इस वसीयत से हमारे पास, जो मैंने शुरू में बात की थी, उससे हमें क्या बात मालूम हुई कि मुसलमान जिम्मेदार होता है। मुसलमान क्या होता है? जिम्मेदार होता है। देखिए, ये सारी चीजें जिम्मेदारी की है। मुसलमान बरकत पे जिंदगी नहीं गुजार रहा होता कि बस अल्लाह ताला माफ कर देंगे, यार लेन देन तो चलता ही रहता है, ठीक है। मुसलमान पूरा डॉक्यूमेंटेड होता है। आप देखें पूरे कुरान मजीद की सबसे तवील आयत जो है वो किस पर है? कर्ज के डॉक्यूमेंटेशन पे है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, कि ऐ ईमान वालों अगर तुम कर्जा लो तो क्या करो? फक्तुबू, उसको लिख लिया करो। अच्छा, किस दौर में अल्लाह ताला कह रहे थे लिख लिया करो? जब पूरे मक्के में सिर्फ 17 लोग थे जो लिखना जानते थे। यानी अगर आप देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कुरान नाजिल हो रहा था, उस वक्त सिर्फ 17 लोग थे जो कुरान शरीफ जो लिखना जानते थे। और उस दौर में कोई पेपर नहीं हुआ करता था। इवन आप देखें कुरान शरीफ भी चमड़े पे लिखा जा रहा है, कहाँ कहाँ लिखा जा रहा है। तो उस मौके पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लिख लिया करो। और फिर ना लिखने की जितनी वजूहत है उन सब पे वजह बयान की। 10 तरीकों से अल्लाह ताला ने एक आयत के अंदर समझाया कि लिखो लिखो लिखो। 10 दफा अल्लाह ताला ने फरमाया लिखो। तो आज हम जो है वो कितने राशियों में लेके चले जाते हैं। कितनी ही चीजें होती हैं जो मिक्स होती है। ये था तो वालिद का लिया था फूफी के नाम पर, इसमें पैसे चचा के भी थे, और चचा ने जो लिए थे अपने अब्बा से, अब्बा से किस मद में लिए थे? मेरे भाई जो है ना वो बैरून रहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए पैसे पाकिस्तान में भिजवाते रहते हैं। ना वो मुझे बताते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना लोन कर रहा हूँ। हमारे अपने खानदान में करीबी लोगों में बड़े हाई लेवल का हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि जो है ना वो चचा कह रहा है कि भाई मैं जो तुम्हारे अब्बा को जो पैसे भिजवाता था, ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे भिजवाता था। उनके बच्चे कह रहे नहीं, आपने जो पैसे भिजवाए हैं, वो तो लोन के तौर पे भिजवाए हैं। लोन में तो ये होता है कि जितना भिजवाया था उतना होगा। इन्वेस्टमेंट में होता है कि भाई जो चीज खरीदी गई है उसमें मेरा उतना शेयर है। तो आज अगर उस घर की कीमत बढ़ गई है तो क्या होगा? मेरी भी अप्रिशिएट हुआ है। अगर मैंने, आपके अब्बा ने 1 करोड़ का फ्लैट लिया था और मैंने 50 लाख दिए थे, तो आज अगर 10 करोड़ का हो गया तो मेरा कितना हो गया? 5 करोड़ हो गया। ये कब होगा? जब मैंने इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन अगर ये लोन हुआ तो मुझे कितना अदा होगा? तो ये तो ना अब्बा ने तय किया था ना चचा ने तय किया था कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या लोन दे रहे हैं। तो अब ये पट्टा नहीं होगा। अब वकीलों के मजा है हाई कोर्ट के वकीलों में। करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, उसमें वकीलों के पैसे जा रहे हैं और ये फड्डा चल रहा है। तो अब इसमें आप जाएं कभी, आप हाई कोर्ट सिटी कोर्ट जाके खड़े हो जाएं, आपको ज्यादातर लोग जो है फैमिली बिजनेस के नजर आएंगे, जिनमें मामला की डॉक्यूमेंटेशन क्लैरिटी ना होने की वजह से मसाइल नजर आएंगे। ज्यादातर लोग, हमारे यहाँ जितने फैमिली बिजनेस फ्लॉप होते हैं उनमें बड़ी रीजन जो है, कई मेरे क्लाइंट हैं जिनकी मेरे पास शरीय एडवाइजरी फैमिली बिजनेस की, उनके सबके ज्यादातर जो मसाइल हैं वो जो है वो क्लैरिटी की वजह से नहीं है, ट्रांसपेरेंसी की वजह से नहीं है। कि अब्बा ने अपने बड़े बेटे को जो शामिल किया था, ये बता के नहीं शामिल किया था कि तुम्हें अपनी सपोर्ट में शामिल कर रहा हूँ, तुम्हें एज अ एम्प्लॉय के तौर पर शामिल कर रहा हूँ, या तुम्हें पार्टनर के तौर पर शामिल कर रहा हूँ। अब बड़ा बेटा जो है 10 साल पहले बिजनेस में आया, छोटा बेटा 10 साल बाद आया। तो अब्बा के इंतकाल के बाद दो, छोटा बेटा कह रहा है कि बराबर तकसीम होगा हम में क्योंकि हम दोनों थे बिजनेस में। और बड़ा भाई कह रहा है कि नहीं, मैं तो 10 साल पहले आया, तुम तो उस वक्त स्कूल जाते थे जब मैं दिन रात एक कर रहा था। तो अब उसका शेयर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ये तो उस वक्त डिवाइड होगा ना, कि पता चले कि इसका स्टेक क्या है बिजनेस में। क्या ये सिर्फ वारिस ही है, क्या ये पार्टनर भी है? तो अगर ये पार्टनर भी था तो जितना इसका शेयर है तो वो तो विरासत में तकसीम नहीं होगा। जो अब्बा का जितना विरासत में शेयर था उतना डिवाइड होगा। लेकिन अगर ये एम्प्लॉय था तो पूरा का पूरा बिजनेस विरासत में डिवाइड होगा, और उसको तो सिर्फ उसकी तनख्वाह मिलेगी। तो कितना फर्क है दोनों में? तो ये चीजें डिसाइड करनी, इस वसीयत के अंदर लिखनी है कि देखो मैंने अपने बेटे को अपने बिजनेस में शामिल किया है, एज ए एम्प्लॉय शामिल किया है, इसकी हर महीने इतनी तनख्वाह है, या उसको डिविडेंड भी मिल जाता है। देखो मैंने अपने भाई को जो है ना प्रॉपर्टी के लिए पैसे दिए हैं, ये मैंने लोन के तौर पर दिए हैं, उस प्रॉपर्टी में तुम कोई क्लेम नहीं करना उससे, उनसे जो है ना लोन वापस लेना। या मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिए हैं तो उस प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मेरा भी है। तो ये मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को क्लियर रखे, ट्रांसपेरेंट रखे, डॉक्यूमेंटेड रखे, शफाफ रखे। और ये कोई नफली काम नहीं, ये फराइज है। देखिए, वो कहते हैं कि जो चीज हराम तक ले जाए
वो भी हराम होती है। जैसे अल्लाह ताला ने जिना को हराम किया, तो बदनजरी को भी हराम किया। ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई झगड़ा हराम है, धोखा हराम है, तो अगर हमारा डॉक्यूमेंट ना करना भी हमें झगड़े की तरफ ले जा रहा है, तो वो भी उसी कैटेगरी में आया। ठीक है। तो अगर वसीयत, जैसे मैंने बताया कि फर्ज है, तो वसीयत को लिखना भी फर्ज हुआ। तो आज जो हम बैठे हुए यहाँ पर, मैं आखिरी बात कहता हूँ कि हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम जो है वो ट्रेंड क्रिएट करने वाले बने। हम सिर्फ अपने लिए नहीं सुन रहे, बल्कि हम में से हर शख्स ये बात जाकर, हम जो है अपने खानदानों में, अपने ऑफिस में ये मुजाकरा करें कि हमने वसीयत लिखी है कि नहीं लिखी, और उसको भी पूरा उसूल बताए किताब की रोशनी में, रिकॉर्डेड लेक्चर की रोशनी में। उसके जरिए हमें पता चलेगा कि हमें डॉक्यूमेंटेड होना जरूरी है। एक आखिरी बात मैं अर्ज करूँ कि देखिए, जक़ात तो हम में से हर साल अदा करने की किसी दर्जे में कोशिश करते हैं। कभी हमने इस एंगल से सोचा कि जक़ात मैसेज क्या दे रही है? जक़ात ये मैसेज दे रही है हर साल कि अपना असेसमेंट करो और अपने आप को डॉक्यूमेंट करो, क्योंकि जक़ात भी डॉक्यूमेंटेशन की बगैर अदा नहीं हो सकती। जक़ात कैसे अदा होगी बगैर डॉक्यूमेंट? जब तक ये पता ना हो मेरी एसेट कितने और लाइबिलिटी कितने। जक़ात का फॉर्मूला यही है ना, कि एसेट माइनस लाइबिलिटीज। तो अगर मुझे अपने एसेट ही नहीं पता या लाइबिलिटीज ही नहीं पता, तो कैसे जक़ात अदा होगी? तो एक्यूरेट अदा नहीं हो सकती। इसी तरह हज का फॉर्मूला भी आप देख लें, हज किस पर फर्ज है? कि उसको पता हो कि मेरी लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं हज करके भी आ जाऊं, और जितने लोग मेरी जिम्मेदारी में उनको भी अदा करूं, वो भी अपनी नान नफका अदा हो सके। तो ये भी डॉक्यूमेंटेशन से ताल्लुक है। तो सारी चीजों का ताल्लुक डॉक्यूमेंटेशन से है। तो मुसलमान बड़ा प्रोफेशनल होता है, मुसलमान जो है बड़ा जिम्मेदार होता है। तो हम वसीयत के उन्वान से सिर्फ ये ना समझे कि वसीयत पे हम बात कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं मामलात को क्लियर करने की। कितने ही फैमिली बिजनेस में मैंने जाके बात की कि भाई आप दोनों अपने मामलात को अलग अलग कर लें। वो कहता है ये तो भाइयों में झगड़े पैदा करने के लिए आ गया। अभी तक देखो हमारा भाई में कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो ये कोई गारंटी नहीं कि आज तक झगड़ा नहीं हुआ तो आइंदा भी नहीं होगा, या बच्चों में नहीं होगा। तो इसलिए हम कितने बड़े बड़े, आप पाकिस्तान जब बना था उस वक्त बड़े बड़े नाम जो बिजनेस थे, आज वो कहाँ हैं? दो रीजन से हमारे बड़े बड़े बिजनेस खत्म हो गए, या तो सूदी मामला में मुलविस होने की वजह से, या फैमिली बिजनेसेस में या मामलात में क्लियरिटी ना होने की वजह से। आज भी कराची में मुझे ऐसी जगहें पता हैं जो अरबों की हैं, और उन पर अरबों के कारखाने लगे हुए हैं, लेकिन वो सील हुए हुए हैं सिर्फ ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से। अदालत में केस चल रहे हैं और वो बड़े बड़े कारखाने जो है वो सील हुए पड़े हैं इस वजह से। तो हमें दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस ट्रांसपेरेंसी को सीखने और इस डॉक्यूमेंटेशन को सीखने और उसको दूसरों तक भी पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।